सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए जो नया टॉपिक है इस वीडियो में, जैसा आपने देखा होगा, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिसेलाइजेशन। अब इसके अंतर्गत में क्या आता है, फेज सेपरेशन एंड मास एक्शन मॉडल। दो मॉडल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मिसेलाइजेशन देख लो, इसका एक आपको अलग से आपके सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक, ठीक है। वो क्या होता है, तो मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, कुछ होता नहीं है, बस एक एक्शन है ये। मिसेलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है किसका, सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का, जो कि सीएमसी पॉइंट के बाद में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर बनता है, ठीक है। मतलब मिसेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या होगा, सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन होना मिसेलाइजेशन कहलाता है। मिसेल का बनना क्या कहलाता है, मिसेलाइजेशन कहलाता है। कई जगह माइसेल बोलते हैं, मैं मिसेल कह रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब सरफेक्टेंट किसी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की सरफेस टेंशन को कम करने का काम करता है, ये भी चीज़ आप जानते हो। सरफेक्टेंट क्या करता है, जैसे कि साबुन है, ठीक है। नॉर्मल पानी से हम कपड़ा धोएंगे, मैल नहीं हटेगा, लेकिन उसमें साबुन लगाएंगे तो मैल हट जाएगा। क्यों? क्योंकि साबुन जो है मैल और पानी के बीच में क्या करेगा, सरफेस टेंशन को कम करके उस मैल को पानी में घोल देगा, ठीक है। अब कैसे घोलेगा, साबुन की प्रलक्षण क्रियाविधि आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ क्लास में, ठीक है। वो तो आपको आता ही होगा। तो देखो, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चार कंडीशन मैंने यहाँ पे दिखाया है। कई जगह तीन ही कंडीशन में निपटा देता है, तो चार कंडीशन दिखाए हैं। पहले कंडीशन में क्या है, देखो ये जो है एयर है, ऊपर में क्या है, एयर वाला पार्ट है। अब बीच में जो ये पार्ट है, जो लाइन जो दिख रहा है, ये मैं डार्क कर रहा हूँ, ये इसका सरफेस है, ठीक है। और नीचे क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे सॉल्वेंट। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल डाल रहे हैं। अब सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग सरफेक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, सबसे पहले सरफेस टेंशन को ये कम करता है, मतलब सरफेस में आके ये बैठने लगता है। कुछ मॉलिक्यूल अंदर भी घुला हुआ है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे सरफेस में ही आ गए, अंदर में कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस के साथ साथ अंदर में भी क्या होते हैं, सॉल्यूशन में भी सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ते जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि इसका सरफेस पूरी तरह से कवर हो जाता है, किससे, सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल से। यही पॉइंट कहलाता है सीएमसी, ठीक है। इसके बाद इसके सरफेस टेंशन में कोई और परिवर्तन नहीं होता, इससे थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हो तो यहाँ पे मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है। सीएमसी वो ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर में मिसेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मिसेलाइजेशन होता है। ये मिसेल यहाँ पे आपने बनने को दिखाया। मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो कंडीशन दिखाया है उसको मैं ग्राफ में आपको शो करता हूँ। पहला कंडीशन में सरफेस टेंशन क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। सरफेस टेंशन इधर दिखाया है, इधर सांद्रता दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो डायग्राम जो मैंने बताया आपको, उसमें थोड़ा सा सरफेस टेंशन कम होगा। उसके बाद में जैसे जैसे आप यहाँ पे सरफेक्टेंट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, सरफेस टेंशन में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सरफेस में सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ठीक है। सतह में सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल आके जमने लगे हैं, ठीक है, बैठने लगे हैं, सरफेस टेंशन कम होने लगा है। और सीएमसी क्या है, ये वाला जो पॉइंट है सीएमसी पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सरफेस सरफेक्टेंट से कवर्ड हो जाएंगे, मतलब उसका सरफेस टेंशन काफ़ी कम हो गया। उसके बाद मिसेल का फॉर्मेशन होता है। मिसेल का फॉर्मेशन इधर होने लगता है। मिसेल फॉर्म होने के बाद में सरफेस टेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक जो है, इधर क्या है आपका, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम, ये जो पॉइंट जो दिखता है यहाँ पे, वो क्या है, सीएमसी है, और ये रहा कॉन्सेंट्रेशन। अब हम आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक में। अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछता है मिसेलाइजेशन क्या है, तो आप बता दोगे कि भाई मिसेलाइजेशन होता क्या है। साथ में तीनों चारों डायग्राम बना दो और ग्राफ बना दो, ठीक है। अगली बात, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, जो लोग नए हो ना, प्लीज़ अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी, और साथ साथ में क्या है, नोट्स बनाते चलो वीडियो पॉज करके, है ना। और वीडियो जिसको पसंद आएगा वो लाइक तो ठोक ही देना भाई। नोट्स या वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार, ठीक है। तो दो विधि हमने पढ़ा है, फेज सेपरेशन मॉडल, और एक क्या है, एक है आपका
मास एक्शन मॉडल। तो पहला जो मॉडल है फेज सेपरेशन मॉडल, हम इसको देख लेते हैं। इन द फेज सेपरेशन मॉडल मिसेल को हम एक सेपरेट पार्ट या सेपरेट फेज के रूप में मानते हैं। मिसेल जो होता है, ये जो मिसेल है, हम इसको मान लेते हैं कि एक अलग फेज है। हालांकि ये तो क्या होमोजीनस है, होमोजीनस है और इसमें टर्बिडिटी है, तो इसको अलग फेज मानना पॉसिबल नहीं है। लेकिन केवल हम इस मॉडल को समझने के लिए हम इसको क्या क्या मान लेते हैं, एक सेपरेट फेज के रूप में मान लेते हैं। इस मॉडल के अनुसार मिसेल तथा काउंटर आयन को सेपरेट फेज के रूप में माना जाता है ना। जबकि वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि होमोजीनस नहीं होता और ये क्या यूनिफॉर्म भी नहीं होता। ये इसमें टर्बिडिटी तो होगी, अब होमोजीनस कैसे होगा, है ना। इससे पहले मुझसे निकल गया था होमोजीनस होगा, ये क्या है, होमोजीनस नहीं होगा, है ना। एक जगह इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग हो सकता है, इस जगह इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग हो सकता है, तो होमोजीनस नहीं होगा। साथ ही साथ क्या नहीं होगा, ये एक तरह से आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अतः इसे फेज रूल के अनुसार एसोसिएट नहीं किया जा सकता, फेज रूल के अनुसार इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। लेकिन भी इस मॉडल में इसे सेपरेट फॉर्म मानकर मिसेलाइजेशन की थर्मोडायनेमिक को समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। प्रयास किया गया, तो डेरिवेशन देख लेते हैं। थ्योरेटिकली अप्रोच ऑफ मिसेल, थ्योरेटिकली अगर हम मिसेल के अप्रोच को देखें तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम होता है किसके किसके बीच में, मोनोमर और एग्रीगेशन। यहाँ पे मोनोमर क्या है, सर्फेक्टेंट है, और एग्रीगेशन क्या है, मिसेल है, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ टर्म आ रहा है मोनोमर और ये है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन आपका मिसेल है और मोनोमर क्या है, आपका सर्फेक्टेंट है। दोनों के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अब मिसेल एज सेपरेट फेज, यहाँ पे फेज सेपरेशन मॉडल में मिसेल को हम क्या मान लेते हैं, सेपरेट फेज मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लिए, ये मोनोमर है जिसकी संख्या कितनी है, n है, और ये आपका क्या है, मिसेल है। A इक्वल टू मोनोमर, जिसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। यहाँ पे मोनोमर नाम टर्म यूज हो रहा है, ठीक है जी, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होता है। आफ्टर सीएमसी जैसे ही मिसेल का फॉर्मेशन होता है, इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को हम निम्न फार्मूला से दर्शा सकते हैं। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आपको मालूम होगा, गिब्स फ्री एनर्जी से हम इसको निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड है, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया हम, डेल जी नॉट, स्टैंडर्ड के लिए हम क्या कर दिया, नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर टी एल एन, आप इसको काई मानो या एक्स मानो, एक्स सी एम सी। एक्स जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीएमसी का मोल फ्रैक्शन को दिखाता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को दिखाता है ये, ठीक है। जब सीएमसी का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² मोल या उससे कम हो, उस कंडीशन में देखो, इसको लॉग को आप नेचुरल लॉग को बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करोगे तो ये जो 2.303 ये आरटी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो आपको आता होगा, कई सारा डेरिवेशन आपने किया होगा। डेल जी नोट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.303 आरटी। अब यहाँ नेचुरल लॉग की जगह पे हम लॉग ले लिए, ठीक है, लॉग बेस 10। ये जो सीएमसी था, सीएमसी अपॉन सी इसलिए रखा गया है। सीएमसी क्या बताता है, मोलर यूनिट को दिखाता है। मोलर यूनिट किस टाइम पे, सीएमसी क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन में मोलर यूनिट। और सी जो है वो दिखाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर पर लीटर, 1 लीटर में कितना वाटर मॉलिक्यूल की संख्या है उसका कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है एट टी टेम्परेचर, ठीक है। इसमें कोई सर्फेक्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जब ए बी मिलाया जाता है, अब ए बी कोई सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसको हम इस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखते हैं। अब ए पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो बी नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा तो ए नेगेटिव होगा, ठीक है, दोनों अल्टरनेट हो सकता है। ए बी क्या है, ए बी एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब इक्वेशन, तब इक्वेशन 2 जो था हमारा उसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। बाकी तो चीज़ तो सेम है, डेल जी नॉट 2.303 आर टी। यहाँ पे आपका जो लॉग सी एम सी था ये भी यहाँ पे कॉमन है, लेकिन हम चूँकि यहाँ पे ए और बी मिलाए हैं तो ये डिसोसिएट तो होगा। डिसोसिएट होगा तो हमको क्या मिलेगा, लॉग गामा ए प्लस के जी एक तरह से कांस्टेंट है, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। लॉग सी बी अपॉन सी प्लस लॉग गामा बी,
तो लॉग गामा बी और लॉग गामा ए क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट का लॉग फॉर्म है। अब एक्टिविटी कोफिशिएंट ए और बी का मान क्या होता है 1, तो इसका लॉग फॉर्म 1 का लॉग 1 का मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये 0 है, 0 जोड़ने से इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बाकी बचा ये दोनों टर्म नेगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, के जी लॉग सी बी अपॉन सी। मैं इसको बताता हूँ आगे सी बी अपॉन सी है क्या। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म वही हो गया 2.303 आर टी लॉग सी एम सी अपॉन सी प्लस के जी इंटू लॉग सी बी अपॉन सी। सी बी क्या है, टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बी क्या है, काउंटर आयन है। ए क्या है कि सर्फेक्टेंट हो गया मान के चलो, तो बी क्या हो जाएगा, काउंटर आयन। सर्फेक्टेंट से जो उसके अपोजिट आयन जो जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन। ये शब्द भी बार बार आने वाला है, तो ये भी आपको समझना होगा। जैसे साबुन का संरचना में हमने देखा था, साबुन की संरचना में क्या था, काउंटर आयन। यहाँ पे इस तरह से चेन था हाइड्रोकार्बन का, और यहाँ पे COO माइनस और इधर क्या था Na प्लस, तो Na प्लस क्या हो जाएगा, काउंटर आयन हो गया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लॉग CMC अपॉन सी को अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो डेल जी के अपॉन में क्या आ जाएगा 2.303 RT आ जाएगा। और ये पूरा टर्म को इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो माइनस के जी लॉग सी बी अपॉन सी। तो यहाँ पे ये आपका जो इक्वेशन है ये आपका एक ग्राफ का इक्वेशन है। अगर हम लॉग CMC अपॉन सी और लॉग CV अपॉन सी के बीच में ग्राफ खींचें तो हमको क्या मिलेगा, जो इंटरसेप्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेप्ट मिलेगा, उसका मान क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट अपॉन 2.303 RT। और जो स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप है, मतलब नेगेटिव स्लोप मतलब घटता हुआ स्लोप है, वो क्या है, ये स्लोप का मान क्या मिलेगा, kg। ठीक है, ये ग्राफ खींचे तो ये ग्राफिकल क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब डेल जी मिसेलर के लिए फार्मूला जो होता है, डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। ये फार्मूला तो आपको मालूम होगा। ठीक है, फ्री एनर्जी का पॉपुलर फार्मूला है डेल जी एम आई सी। यहाँ पे क्या लिखा था, मिसेलर इज इक्वल टू डेल एच एम आई सी माइनस टी डेल एस। अब यहाँ पर डेल एच एम आई सी को कांस्टेंट कर देते हैं, इसको कांस्टेंट कर देते हैं और डेल एस का मान निकालते हैं तो टी इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका जो फॉर्म हो जाएगा डिफरेंशिएट फॉर्म ये हो जाएगा, और डेल एस एम आई सी का मान जो है नेगेटिव में आएगा। मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि डेल एस का मान अगर नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ठीक है, आगे लास्ट में क्लियर करूँगा उसको। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो इसी प्रकार यदि डेल एस को यहाँ पे कांस्टेंट कर दें तो डेल एच का जो मान हो जाएगा उस इक्वेशन में वो कैसा हो जाएगा, डेल एच का मान एस का मान को कांस्टेंट कर दिया तो डेल एच का मान बचा, टी इधर आ जाएगा, टी के साथ में डिफ्रेंशिएट किया, टी स्क्वायर डेल्टा डेल जी एम आई सी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन एम आई सी, डेल एच एम आई सी मिसेलर। ठीक है, इक्वेशन 7। जब डी डेल्टा जी नॉट मिसेलर की वैल्यू नेगेटिव होगा तब रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब डेल जी का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ये हम फ्री एनर्जी वाला टर्म में भी थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी जब हम सरफेक्टेंट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो डेल्टा जी का मान क्या आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, डेल एस का मान को ज़्यादा नेगेटिव होना, ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। भाई हमारे पास डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस है। समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बाकी आप स्टैंडर्ड लगा लेना और एम आई सी सब में लगा लेना, क्योंकि मिसेलर के लिए है। अब डेल एस का मान पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा टेम्परेचर के साथ में। तो ठीक है, तो डेल एच का मान को क्या होना चाहिए, कम पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि पूरा वैल्यू टोटल वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। इसलिए कहा गया है कि डेल एस की वैल्यू को क्या होना चाहिए, मोर नेगेटिव होना चाहिए, किसकी तुलना में, डेल एच एम आई सी की तुलना में। तभी क्या होगा, प्रोसेस जो होगा स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः परिवर्तन होने वाला या स्वतः ही मिसेल बनने वाला प्रोसेस होगा। ठीक है, अब अगला जो है मास एक्शन मॉडल। मास एक्शन मॉडल में क्या बताया गया है, इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सर्फेक्टेंट के एसोसिएशन तथा अनएसोसिएटेड फॉर्म, एसोसिएटेड और अनएसोसिएटेड मतलब जो जुड़ा हुआ है, मिसेल बनाया हुआ है, और जो मिसेल नहीं बनाया हुआ है, दोनों फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अर्थात कह सकते हो कि मिसेलाइजेशन जो होगा एक तरह का
अच्छा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, मिसेल का बनना क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अब मास एक्शन मॉडल को पहले जो है आयनिक सर्फेक्टेंट के लिए दिया गया, बाद में नॉन आयनिक के लिए भी अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, इस मॉडल में यहाँ पे एन जो है सर्फेक्टेंट से बने आयनिक मिसेल को एन सर्फेक्टेंट से बने, एन सर्फेक्टेंट है ना, एन सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट एक तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, 10-50,000 होगा, है ना, बहुत ज़्यादा संख्या होता है इसका। तो इन सबकी संख्या से बने हुए आयनिक मिसेल को MP+P से दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ एक जनरल सा रिएक्शन बनाया गया है इस मॉडल में कि ND+, ये D+ क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, N-PX-, ये सर्फेक्टेंट का पॉजिटिव चार्ज, सर्फेक्टेंट का नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सर्फेक्टेंट का पॉजिटिव चार्ज और सर्फेक्टेंट का नेगेटिव चार्ज दोनों क्या करते हैं, आपस में मिल के क्या बनाते हैं, जब मिसेल बनाते हैं तो भाई मिसेल तो बनता है ना, ये मिसेल बनाएंगे आपका M+P, ये आयनिक मिसेल है। ठीक है, आयनिक मिसेल है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए अगर हम लिखें तो Km होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में चल रहा है, दोनों दिशाओं में हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, XM या KM कह सकते हो, XS और XX का घात, जो इसकी संख्या है, जिसके जैसे इसका घात, ये सर्फेक्टेंट कितना है, N है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, इसका स्क्वायर में N कर दिया। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, N-P, जो P यहाँ पे है वही P यहाँ पे है, -P, मतलब इसको हम कर दिया N-P। और ये जो M है वो M तो P बना ही है, तो इसको हम अलग से नहीं दिखा रहे कि कितना है। ठीक है, X क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, X क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब दो टॉपिक एक साथ हम इस वीडियो में देख रहे हैं तो वीडियो तो लंबा होगा ही। ठीक है, तो कंफ्यूज और ये नहीं होना है कि भाई इतना लंबा कैसे। तो अब क्या हो गया, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ मिसेलाइजेशन पर मोल ऑफ मोनोमरिक सर्फेक्टेंट इज गिवन बाई, जो मोनोमरिक सर्फेक्टेंट का पर मोल यूनिट में मिसेलाइजेशन हो रहा है उसको हम ΔG से तो दिखाएंगे, उसमें फ्री एनर्जी कितनी निकल गई है। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -RT ln Km, Km की जगह पे सेम चीज़ वही रख देते हैं। तो ये क्या हो गया, XM XSN XX N-P, ये सब घात में है। ठीक है, तो हमको ये फार्मूला मिल गया। इक्वेशन नंबर 3, जब एग्रीगेशन नंबर n से बड़ा हो, यहाँ पे एग्रीगेशन नंबर क्या हो, n से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में इक्वेशन 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 - P/n, 2 - P/n। अब ये संख्या P जो है काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 2 से हमेशा माइनस करते हैं, 2 से अधिक ही होता है एग्रीगेशन। अब एक मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन तो होगा नहीं, 2 मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन होगा, उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2 से अधिक ही होगा। तो ये क्या हो गया, RT ln XCM। XCM ये जो पूरा टर्म है इसको हम क्या कर दिए हैं, क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करा दिए हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल, अब किसी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल क्या क्या हो गया, उसके वाटर का मोल हो गया, सर्फेक्टेंट का मात्रा हो गया, मिसेल का मात्रा हो गया, और काउंटर आयन का भी मात्रा, सबको लेके क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। ठीक है, जो कि P/n इक्वल टू अल्फा, चूँकि P/n इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या है, P/n वैल्यू को हम अल्फा से रिप्लेस किए हैं, तो ये वाला पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस था, माइनस को छोड़ दिया गया है, चलो अब यहाँ पे क्या है, -2 - अल्फा RT²। इस कंडीशन में एंथैल्पी यहाँ पे लिया गया है, सॉरी ये क्या है, एंथैल्पी, ये क्या था, फ्री एनर्जी था, दोनों में परिवर्तन है। ठीक है, एंथैल्पी का मान यहाँ पे मिलेगा आपको 2 - अल्फा RT² del ln XCM, ठीक है, अपॉन ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी हम निकालते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको सॉल्व करने पर ये हो गया आपका 2 अल्फा RT, और ये T, इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाता है, T1/T। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर में था, नीचे आएगा, अपॉन में आएगा, तो ये क्या होगा, सीधा डिवाइड होगा इस पर T²। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/T बचेगा, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है,
तो ln(x)(CMS) अपॉन del 1/t एट कांस्टेंट p। ये जो मॉडल है मास एक्शन मॉडल, ये एक रियल मॉडल है। देखो ये सब ना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेरिवेशन आप नहीं कर सकते, आप 2-4 डेरिवेशन लिखो, 2-3 बार रिपीट कर लो, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो टर्म लिखना है आपको ये चीज़ आना चाहिए कि यह मास एक्शन मॉडल जो होगा एक क्या है, एक रियल मॉडल है तथा मोनोमर के कॉन्सेंट्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए उपयोगी है। मोनोमर का कितना सांद्रता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी उपयोगी है। उपरोक्त दोनों मॉडल जो हम देखे हैं वो क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन दोनों का ही है, लेकिन दोनों की लिमिटेशन होते हुए भी क्या है, ये यूजफुल है और दोनों क्लासिकल सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। दोनों क्लासिकल रिएक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हैं। तो ये तो था आपका थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिसेलाइजेशन, ठीक है जी। जैसा जैसा यहाँ बताया गया है वैसे वैसा आप जो है आप बनाइए। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये, है ना। लंबा क्वेश्चन अगर दोनों को पूछता है एक साथ तो लंबा क्वेश्चन 10 मार्क्स का ये बनेगा, ठीक है। तो उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। और इसमें क्या होता है, मिसेलाइजेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी देता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देता है तो मिसेलाइजेशन समझा के आपको थर्मोडायनेमिक और मिसेलाइजेशन देना पड़ेगा, ठीक है, दोनों मेथड को, ठीक। आप सीएमसी के बारे में बता सकते हैं, क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, पहले वीडियो में दे चुका हूँ, आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, नहीं देखे हो तो जाके देखो। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू, ठीक है।